गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग देखो, सबसे पहला नंबर बात तो इस बात पे कर लेते हैं कि जैसे हम लोग सेट 2021 तो कर लिए। अब देखो, सेट जो है हम लोग 20 की बात करते हैं, जो 2020 में पूछा गया था, उसको भी हम कर चुके हैं। ठीक है, काफ़ी पुराना वीडियो है लेकिन सब सारे क्वेश्चन वही हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हो। इसके बाद हम उठाया हूँ सेट 3, मतलब सेट 1 और सेट 2 2020 का हम लोग कर चुके हैं। वीडियो पड़ा हुआ है, आप प्ले लिस्ट में जा करके राजू प्रकाशन अंसाल वहां से देख सकते हो। हम लोग आज देख रहे हैं कि सेट 3 2020 का। ठीक है, सेट 3 2020 में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और देखो, सारे के सारे क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं आप सफल नहीं होंगे। दूसरा कंडीशन ये है कि आप लोगों का परीक्षा होना तय है, लगभग 20 मार्च से आप लोगों का परीक्षा होगा। तो अभी आपके पास बहुत सारा मौका है मेरे बच्चों कि आप लोग बेहतर तैयारी कर लो। देखो, आज तो खैर अभी आपका 1 फरवरी है आज, तो अभी आपका टोटल 1 महीने 20 दिन है। आप 1 महीने 20 दिन में इतिहास रच सकते हो अगर चाहो तो, और आप में वो ताकत है कि आप कर सकते हो। बट आप अपने आप को पहचानो, आप ब्रह्म हो। जब तक आप अपने आप को नहीं पहचानोगे तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो आप अपने आप को सबसे पहले पहचानो, अपनी आकलन करो कि हम सब कुछ कर सकते हैं, तो आप कर ले जाओगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, जैसा कि क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है विकल्प का, सभी खंड कीजिए। उसमें से सबसे पहले क्या है, आप लोग देखो अंसाल्व खोलकर अपने सामने रख लो। देखो, मैंने लिख भी दिया कि सेट 2 2020, सॉरी सेट 2 नहीं है ये आपका है, आपका सेट 3 है। क्या है बच्चा लोग, सेट 3 है। सेट 3 2020 का कोड नंबर भी दिया है कि 2020 का 822 MY है। क्या है, 822 MY। तो वहां पे जाकर के आप देख सकते हो। तो अगर आप क्या कर लो, सबसे पहले आप अंसाल्व का बुक जो है आप अपने सामने रख लो। इसके बाद आप क्या करो, मेहनत करो, क्योंकि अगर आपके पास बुक रहेगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। तो मेहनत तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ते हैं। देखो, निम्न में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। बेटा लोग, आप लोग समझ रहे होंगे कि सह अभाज्य का मतलब क्या होता है। सह अभाज्य का मतलब क्या होता है, तो भैया देखो, सह अभाज्य का मतलब ये होता है कि जिन दो संख्याओं का मासा कितना हो, 1 हो। जैसे अगर हम बात करें कि 3 और 5 है, तो आप बोलोगे भैया 3 को लिख सकते हो 1 गुणे 3 और 5 को भी लिख सकते हो 1 गुणे 5। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, 1 हुआ। अर्थात इन दोनों के अगर HCF की बात करें तो आप बताओगे कितना है, 1 है। HCF कितना बताओगे मेरे बच्चा लोग, तो आप 1 बताओगे। तो अगर हमने बात किया कि अगर इसका जो है हम बोले कि ये सहभाज्य है कि नहीं है, तो आप बोलोगे हाँ सर है, क्योंकि जिन दो संख्याओं का अगर HCF 1 आ जाए बाबू मेरे, तो वो क्या होता है, सहभाज्य पूर्णांक होता है। अब देखो, इसमें जैसे आपके ऑप्शन में क्या दिया है बेटा, पहले दिया है 14 और 35 दिया है। तो आप बताओ इसको लिख सकते हो क्या, 1 गुणे 2 गुणे 7, इसे लिख सकते हो 1 गुणे 5 गुणे 7। अब देखो, दोनों में 7 भी कॉमन है और दोनों में 1 भी कॉमन है, मतलब अगर HCF की बात करें तो 7 आ जाएगा। तो 7 भैया नहीं, HCF कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। अगर HCF 1 आ रहा है तो इसका मतलब वो सहभाज्य है, अगर HCF 1 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो सहभाज्य नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। तो भैया अगला ऑप्शन जो है आपका 18 और 25 है। बेटा देखो, 18 और 25 में ध्यान से समझना, इसे क्या लिख सकते हो आप इसको लिख सकते हो 1 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे, तो 2 तिहाई 6 त्रिक 18। इसे लिख सकते हो 1 गुणे 5 गुणे 5। दोनों में कॉमन क्या बेटा मेरे, 1 कॉमन है। क्या कॉमन है, 1 कॉमन है। तो अर्थात इसके HCF की बात करें तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात जो भी आपका आंसर सही होगा यही सही होगा। लेकिन अब आप ऑप्शन देख रहे होंगे तो ऑप्शन में C दिया है, मतलब 31 और 93 दिया है बेटा मेरे, तो वो गलत दिया है। 31 दिया है और 93। आप बता दो इसका क्या होता है, 1 गुणे 31, इसका क्या होता है 1 गुणे 31 गुणे 93।
93 कह रहा हूँ, 3 मतलब 3 गुणे 31 कर सकते हो इसको। तो देखो 31 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है, तो 31 1 कम 31 मतलब इसका जो एचसीएफ 31 हो जाएगा। हमने कहा एचसीएफ क्या आना चाहिए बच्चा मेरे, एचसीएफ क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ओके, तो आपका अगर शाहबाज की बात करेंगे इस ऑप्शन में तो आपका क्या होगा, 18 और कामा 25 होगा, मतलब विकल्प बी सही होगा। ठीक, आप ऑप्शन पे मत जाना। फिर इसका अगला सवाल कह रहा है कि एक बिंदु बिंदुओं 7 कामा -6। देखो पहले क्या दिया, देखो आपके पास आंसर बनेगा, क्योंकि देखो मैं सारे क्वेश्चन लिखूंगा समय ज्यादा लगेगा बेटा। तो आप देखो इसमें क्या कह रहा है कि एक बिंदु, पहला बिंदु दिया 7 कामा -6 दिया है और 3 कामा 4 और 3 कामा 4। दूसरा बात बच्चा मेरे, जैसे जितने लोग वीडियो देखते हो अगर समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताया करो कि सर हाँ समझ में आ रहा है। तो कमेंट तो जरूर आप किया करो, समझ में आए आपको या ना आए आपको, लेकिन कमेंट आप जरूर करो। और समझ में आता है तो पहला आपका धर्म है कि आप लाइक करो, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करो। ठीक है, देखो आपसे मैं पैसा नहीं ले रहा हूं, किसी भी प्रकार का कुछ नहीं, तो आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हो कि आप क्या करो, मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का प्रयास करो और अपने मित्रों को बताओ। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं, क्या बात करते हैं बच्चा लोग, कि देखो ये दिया गया है, 2 बिंदु दिया गया है। अब कह रहा है कि जो मान लेते हैं ये ऐसे है, ये दिया है 7 कामा -6 और ये दिया है 3 कामा 4। ए और बी मान लेते हैं, या कुछ भी मान लो, ए और बी मान लो। कह रहा कोई बिंदु सी है, मान लेते हैं x कामा y है, वो क्या कर रहे हैं भैया, इसको 1:2 के अनुपात में विभाजित हो रहा है। जो अनुपात दिया है 1:2 दिया गया ना बेटा लोग। अब ध्यान से समझना आप लोग, हम लोग जानते हैं कि विभाजन के सूत्र से हमें बताना है किस चतुर्थांश में होगा। तो देख लेते हैं, सबसे पहले तो हम लोग निर्देशांक निकाल लेते हैं बेटा। तो देखो, तो आप क्या बताओगे, यहां से आप इस तरीके से करना, देखो बहुत प्यार से समझना। x कामा वाई इज इक्वल टू क्या होता है आपको पता है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। ठीक, या mn कुछ मानते हैं, जैसा भी लोग मानते हो। ठीक है, तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। बेटा ध्यान देना, अगर जिनको लिखने में समस्या होता, सर सूत्र तो याद ही नहीं होता मुझे, अब सबसे बड़ी समस्या हो गई। अरे यार बड़ी समस्या कुछ भी नहीं है, ध्यान दो इधर। देखो क्या करना है, आप हमेशा ऐसे लिख लिया करो, m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2, ये भी m1 प्लस m2 अपान m1 प्लस m2। कुछ तो नहीं किया। अब यहाँ 1 है तो x के साथ 2 आएगा, यहाँ 2 है तो x के साथ 1 आएगा, यहाँ 1 है तो y के साथ 2 आएगा, यहाँ 2 है तो y के साथ 1 आएगा। बस देखो फार्मूला आपका बन गया, कितना आसान है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो हम लोग लगाते हैं। अब देखो ये आपका x1 है और ये आपका y1 है, ये आपका x2 है और ये आपका y2 है। ध्यान से समझना बच्चा मेरे। तो बच्चा अगर आप ध्यान से समझ रहे हो तो फिर देखो क्या होगा, यहां से समझना। तो m1 की वैल्यू कितना है, 1 है, गुणे x2 की वैल्यू है 3 है, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, x1 की वैल्यू कितनी है, 7 है, और बटे 1 प्लस 2। कामा लगाओगे, m1 की वैल्यू कितनी है, 1 है बेटा, 1 ही है ना, 1 है। अगर हम लोग बात करते हैं y2, तो y2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, प्लस m2 की बात करते हैं तो m2 की बात 2 है, और y1 की बात करते हैं गुणे -6 है, और बटे कितना है, 1 प्लस 2। अच्छा बेटा देखो 3 1 4, 3 1 कम 3 और 7 दूनी 14 और 14 3 17। बहुत सही। अब देखो बेटा, सॉरी 7 दूनी 14 और 14 3 कितना हो जाएगा, 17 बटे 2 1 3। फिर देखो 4 1 5, मतलब 4 1 कम 4 और 6 दूनी 12, और ये -12 बाबू, कितना है, -12, और -12 में से 4 गए -8 बटा 1 2 3। अब देखो ये आपका आ गया 17 बटे 3 कामा -8 बटे
3। बेटा आप जानते हो जब पहला चतुर्थांश होता है तो इसमें पहले तो x का हमेशा y ही लिखे जाते हैं हर जगह, तो इसमें दोनों प्लस होते हैं, इसमें x वाला निगेटिव होता है मतलब माइनस और प्लस होता है, और इसमें दोनों निगेटिव होते हैं, इसमें x वाला प्लस होता है y वाला निगेटिव होता है। तो देखो ये क्या है, प्लस है और फिर माइनस है, अर्थात ये किस चतुर्थांश की बात कर रहा है मेरे बाबू, तो ये चतुर्थांश की बात कर रहा है, चौथे चतुर्थांश की बात कर रहा है। कितने की कौन से चतुर्थांश की बात कर रहा है, चौथे चतुर्थांश की बात कर रहा है। इसका मतलब ऑप्शन क्या सही होगा आपका, चौथा होगा, मतलब डी ऑप्शन सही है, चतुर्थ चतुर्थांश। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो क्वेश्चन भी कहीं भी दिक्कत डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछा करो, और दिक्कत तो वैसे होनी ही नहीं है क्योंकि बहुत आसान है। आपको अगर इसके बाद भी दिक्कत होगा तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, आपको पता है मेरा नंबर उस पर भी रहता है, या ये भी मेरा नंबर है 95656279 और 94 है। ठीक है, तो आप इसमें भी संपर्क कर सकते हो मेरे से। ओके, कॉल के माध्यम से जैसा भी मन हो आप संपर्क कर सकते हो। ओके, अब हम लोग चलते हैं आगे। देखो आगे है, अगला क्या कह रहा है आपसे, बहुत ही प्यारा सवाल कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर एक मतलब देखो ए भैया ये जो है ये वृत्त है एक, इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, इसकी केंद्र से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर मान लेते हैं एक बिंदु है, ये ओ है। कितनी दूरी है टोटल, 13 सेंटीमीटर। वैसे ये आपके चैप्टर में नहीं आएगा क्योंकि ये कट चुका है, ताकि आप समझ लो 13 हो गया। इसके बाद कह रहा है कि त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक खींची गई बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, देखो स्पर्श रेखा मान लीजिए क्या है, त्रिज्या है, तो इससे क्या खींची जाएगी, एक स्पर्श रेखा खींची गई है, उसी की लंबाई बताना, और ये त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर आपको पता है। बेटा ध्यान देना, हमेशा कभी भी क्या होता है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो भी बनेगा कोण वो हमेशा 90 डिग्री बनता है। कितने डिग्री बनता है बेटा, 90 डिग्री बनता है। तो देखो अगर ये 90 डिग्री हो गया तो देखो ये क्या हो जाएगा, चाहे लंब हो गया और ये आधार हो, चाहे इसको आधार चाहे इसको लंब मान लो, किस कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो सामने वाली भुजा होती है क्या होती है, कर्ण होती है। तो अगर ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, तो आप क्या करते हो, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करते हो ना बेटा। तो अगर करते हो तो ये क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर एल का स्क्वायर, ऐसे रहने दो। तो 169 हो गया, 25 इधर लाओगे तो -25 इक्वल टू एल स्क्वायर। तो बेटा मेरे एल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 144, तो एल बराबर हो जाएगा कितना 12, क्योंकि ये इधर जाएगा तो इसका वर्गमूल निकालेंगे और इसका वर्गमूल कितना होगा 12 होता है। किसका वर्गमूल 144 का वर्गमूल कितना होता है बेटा 12 होता है। तो किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, आपका सही जाएगा, 100% सही जाएगा, बट आप लगे रहो मेहनत से। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि x 10:45, तो मिटा दे रहा है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, समय मत लगाया करो। और देखो सबसे पहली बात कि जब तक हम आपको सवाल बता रहे हैं तो आप क्या करो, आप स्क्रीन पर ही ध्यान दो, ये नहीं कि स्क्रीन पर ध्यान दो लिख भी रहे हो साथ में, दोनों काम नहीं। आप क्या कर दो, सारा स्क्रीनशॉट ले लिया करो, बाद में अपने मन से लगाया करो। जब दिक्कत है तो स्क्रीनशॉट को देखो, इसके बाद भी दिक्कत है तो वीडियो रिकॉर्डेड है, आपको पता है, हटने वाला नहीं, फिर से रिवाइज करो, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है आपसे, आगे कह रहा है कि x 10:45 दो, कह रहा है बेटा x 10:45 डिग्री, x 10:45 डिग्री, ठीक है। इसके बाद है आपसे cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, बाबू मेरे दिया sin 60 एंड cot 60, sin 60 डिग्री और इंटू cos 60 डिग्री, sin 60 एंड cot 60, मेरे बहुत सॉरी, यहाँ पे क्या होगा cot 60 होगा, ठीक। देखो ध्यान से समझना, आप 10:45 है, ठीक बेटा, तो 10:45 है अगर, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 10:45 है तो x गुणे 10:45 की वैल्यू 1 गुणे cos 60, अब cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है, कितना होता है बेटा 1/2 होता है,
इज इक्वल टू साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है। कॉट 60 की वैल्यू जो होता है वो होता है 1/√3। तो बेटा देखो √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, x बराबर कितना आ गया? x बराबर कितना आ गया बाबू मेरे? तो x बराबर 1 आ गया। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, अगला जो कह रहा है कि एक कार के 2 वाइपर, देखो ये आपका अगर देखोगे तो ये आपके क्वेश्चन दिया गया आपके बुक में कि एक कार के 2 वाइपर हैं जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते। बेटा आच्छादित का मतलब क्या होता है कि दोनों एक दूसरे के कभी ऊपर नहीं आते हैं। आच्छादित का मतलब ये होता है कि वे दोनों जो है कभी भी एक दूसरे के ऊपर नहीं आते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे रहते हैं, ये ऐसे जाएगा ये ऐसे जाएगा, मतलब आच्छादित दो कार के शीशे भी चलता नहीं, ऐसे चलता है, इधर से साफ करता है ना बारिश में। तो आगे हम लोग देखते हैं इस चीज को। तो देखो आगे क्या कह रहा है बेटा, आगे देखो ध्यान से समझना। ये कह रहा है कि एक कार के 2 वाइपर जो एक दूसरे को कभी आच्छादित नहीं करते हैं, प्रत्येक वाइपर पत्ती की लंबाई r सेंटीमीटर है। बाबू मेरे ध्यान से समझना, जो है पत्ती की जो लंबाई है, पत्ती की लंबाई को हम लोग मान लेते हैं कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r दिया है। स्मॉल r हो गया, r सेंटीमीटर दिया गया है। अब कह रहा है कि जो थीटा दिया बेटा मेरे, थीटा जो डिग्री बनाता है 120 डिग्री का बनाता है। तो कह रहा है कि तो कोण घूमकर सफाई कर सकता है, तो पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुआ भाग का क्षेत्रफल बताओ। प्रत्येक बुहार का साफ किया गया मुझे क्षेत्रफल बताना है। तो भैया आपको पता है थीटा बाई 360 गुणे पाई r स्क्वायर, इसका एक क्या होता है? फार्मूला होता है। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है, इसका जो फार्मूला होता है तो हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, तो देखो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक पत्ती द्वारा, तो भैया देखो आपको ऑप्शन ही टिक करना है। तो भैया 2 गुणे, क्योंकि 2 पत्ती है, एक का निकाल लेते हैं, थीटा बाई 360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो भैया 2 गुणे थीटा की वैल्यू 120 है और बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। देखो यहाँ पे वैसे सूत्र लिख रहा हूं तो कैपिटल R स्क्वायर लिख दो। कैपिटल R की वैल्यू कितना है? स्मॉल r है। देखो वैसे स्मॉल r ही लिखते हैं, लेकिन अब यहाँ पे भैया r ही दिया तो आप कैपिटल R मान सकते हो बेसिकली। तो ये हो जाएगा, तो 120 दिया 360, तो ये बचा कितना? 2/3 पाई r स्क्वायर। तो प्रत्येक बुहार द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल कितना होगा? 2/3 पाई r स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। एक सामान्य वर्ष में 53 रविवार होने की क्या प्रोबेबिलिटी है मेरे बच्चा? ये तो आपके से कट गया, आपके सिलेबस में से, ये आपके सिलेबस से कट चुका, लेकिन अब आ ही गया तो देख लेते हैं। भैया देखो 53 रविवार कह रहा है कि सामान्य वर्ष, सामान्य वर्ष में टोटल 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अब 365 दिन में टोटल 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है, मतलब 52 सप्ताह होता है और 1 दिन बढ़ जाता है। अब देखो वो जो 1 दिन बढ़ता है वो सोमवार भी हो सकता है, मंगलवार भी हो सकता है, बृहस्पतिवार भी हो सकता है, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो टोटल कितने हैं? 7 हैं। तो भैया अब रविवार होने की क्या प्रायिकता होगी? 1 के तो बचा, 52 तो कट गए, 53 की बात किया ना बाबू मेरे, तो 52 तो खत्म हो गए। अब 1 कब आएगा? आ सकता है, कौन सी प्रायिकता? 7 दिन बच रहे हैं ना, 7 में से 1 हो सकता है कोई, तो 1/7 इसका भी ऑप्शन होगा। तो खैर ये आपके सिलेबस से कट गया और आप पढ़े भी नहीं हो तो दिक्कत तो होगा भी थोड़ा बहुत, तो उससे दिक्कत मत लेना कि इस सवाल में दिक्कत है, क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है, आप 11 में जाओगे फिर से पढ़ाया जाएगा, 12 में पढ़ा जाओगे फिर भी पढ़ाया जाएगा वहां पे प्रोबेबिलिटी आपको। ठीक है, तो ये भैया खंड 1 खत्म हो गया। हम लोग बात करते हैं खंड 2 पे। खंड 2 पे सबसे पहला सवाल आपसे कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा की क्या होती है? समांतर होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं बच्चा लोग, जैसा कि सिद्ध कीजिए कह रहा है कि एक त्रिभुज की 2 भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो देखो ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छे से समझना मेरे बाबू, कि मान लेते हैं ये एक त्रिभुज है, ए है, ये बी है और ये सी है। कह रहे हैं कि इसके मिड पॉइंट से, मतलब देखो यहां से और यहां से
ये इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं, सी है, सॉरी ई है और एफ है। हमें ये प्रूव करना है कि जो आपका ई एफ है वो बी सी के क्या है, समांतर है। देखो ई जो है आपका, ई ए बी का मध्य बिंदु है बेटा, तथा यफ ए सी का मध्य बिंदु है। ये दोनों क्या है, मध्य बिंदु है, मतलब ये इसके क्या होगा, बराबर होगा बेटा, और ये इसके बराबर होगा। थोड़ा सा हम लोग रचना करते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो रचना जब हम लोग करते हैं तो क्या हो जाएगा, आप ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो यहां पे जैसे हम लोग अगर रचना करते हैं बेटा तो ध्यान देना, देखो एक तरीका और है, आप रचना से कर सकते हो। तो देखो हम लोग रचना ही कर लेते हैं बेटा। तो अगर रचना करते हो तो हम क्या करते हैं, ऐसे एक रचना कर लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने डी बना दिया, क्या बना दिया, डी बना दिया। और रचना इस प्रकार से करते हैं बाबू कि जो एफ डी होगा, एफ डी जो होगा वो किसके बराबर होगा, और वो किसके बराबर, ई ए के बराबर होगा। मतलब हम लोग कुछ ऐसा कर, या ई के ए के बराबर कर सकते हो, या देखो पहला नंबर ये जो है इसके बराबर है, और हम लोग जो बना रहे हैं ना ई एफ, ये ई एफ है, हम लोग जो इधर खींच रहे हैं, मतलब एफ डी जो बना रहे हैं ना, ऐसा खींचो कि ई एफ के क्या हो, बराबर हो। हमने क्या बोला कि ई एफ को बिंदु डी तक बढ़ाया। कहां तक बढ़ाया बाबू, डी तक बढ़ाया। बहुत ध्यान से समझना, बढ़ाया, जहां क्या हो जाएगा, ई एफ बराबर एफ डी है, ई एफ बराबर एफ डी है। बहुत ध्यान से समझना, हम रचना कर लेते हैं, इसी ई एफ को थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं बाबू मेरे। अब आगे बढ़ गया। अब ध्यान देना, हम लोग एक त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ए ई एफ और त्रिभुज एफ सी डी में। ध्यान से समझना, इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं और इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं बेटा। तो ध्यान देना, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, मतलब आप कह सकते हो कि ए एफ बराबर किसके है, एफ सी के बराबर है, कि एफ ए सी का मध्य बिंदु है। आपको पता है एफ ए सी का मध्य बिंदु है, तो ये और ये बराबर होगा बेटा। इसके बाद देखो कोण ए एफ ई बराबर कोण सी एफ डी, मतलब बेटा ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। क्यों बराबर, आपको पता है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा कोण है बाबू मेरे, शीर्षाभिमुख कोण है। तो शीर्षाभिमुख कोण भी आपस में बराबर होते हैं। दूसरा कंडीशन बेटा कि ये हम कह रहे हैं कि ई एफ बराबर किसके है, एफ डी के है, ई एफ बराबर एफ डी के है। तो ये हो गया। अब देखो हम कहेंगे त्रिभुज ए ई एफ सर्वांगसम त्रिभुज एफ सी डी के, एस ए एस रूल से आप पढ़े भी होंगे, यस ए एस रूल से, मतलब भुजा कोण भुजा से बेटा ये क्या हो रहे हैं, सर्वांग सम हो रहे हैं बेटा। अगर ध्यान दो, अगर ये सर्वांग सम हो गए तो ये कोण तो है ही है, तो ये जो कोण होगा क्या इस कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा, जरूर होगा, क्योंकि संगत कोण है। तो सॉरी संगत मतलब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो संगत कोण बराबर होगा। इसलिए आप कह सकते हो कि कोण ए ई एफ बराबर कोण एफ डी सी क्या होंगे, बराबर होंगे। फ्रॉम सीपीसीटी से आप कह सकते हो, किस रूल से, सीपीसीटी से कह सकते हो, ठीक है। ये तो सीपीसीटी के तो ये सब रूल है बेटा, ये हो गया। अब देखो ये कोण, अगर ये कोण आपस में बराबर हो गए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये है आपका AC है, मतलब AE जो है वो CD के क्या होगा, समांतर होगा, क्योंकि अगर ऐसे समांतर रहते बेटा तभी तो ये बराबर होते हैं, ठीक है। तो एकांतर कोण से, एकांतर, क्योंकि देखो क्योंकि ये एकांतर कोण है, ये दोनों क्या है, ये एकांतर कोण है बाबू, है। इसलिए जो आपका होगा कि AE जो होगा वो समांतर किसके होगा, CD के होगा, किसके होगा, CD के होगा। अगर AE जो है CD के समांतर है बेटा, तो AE जो है वही तो बढ़ाया गया भुजा B है, तो आप कह सकते हो AB जो होगा वो भी क्या होगा, CD के समांतर होगा।
ए बी भी जो होगा वो सी डी के क्या होगा, समांतर होगा। अब देखो ए बी जो हो गया वो किसके समांतर हो गया, सी डी के समांतर हो गया। ए बी किसके समांतर हो गया, सी डी के समांतर हो गया। और देखो ए बी इसके भी समांतर हो गया, इसके भी समांतर हो गया। अब देखो ये जो कोण है बेटा, ये क्या है, अगर ये दोनों आपस में क्या समांतर है तो ये देखो एक तिर्यक रेखा बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएंगे, ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे भैया मेरे। अब देखो ये जो अगर ये सीधा आया ये काट दे रहा तो ये जो कोण है इस कोण के सबसे पहले क्या है, बराबर है। इसलिए ये जो है भुजा, इस भुजा के क्या भी क्या हो गई, बराबर हो गई ना। ठीक बाबू। अब देखो यहां से एक चीज समझना कि ये भुजा इस भुजा के क्या बराबर है, तो ये भुजा इस भुजा के भी बराबर होगी क्योंकि ये सर्वांग सम है। तथा यहाँ पे लिख सकते हो कि देखो ए ई बराबर किसके है, सी डी के। यहीं पे लिख देना, यहीं पे सीपीसी कहाँ लिखे, यहाँ लिखे थे तो यहीं पे लिख देना चाहिए था हमको कि देखो यहीं पे लिख दो बाबू, ई एफ जो है बराबर किसके हैं, सॉरी ए ई जो है वो बराबर किसके हैं, सी डी के हैं। तो अगर ए ई बराबर सी डी के है तो क्या ई बी भी बराबर सी डी के होगा कि नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। तो ये समीकरण एक मान लेना, हम बोल देंगे समीकरण एक से आपके हो जाएंगे बी ई बराबर किसके हो जाएंगे बाबू मेरे, सी डी के। अब देखो बी ई बराबर सी डी है और ये एकांतर कोण भी बराबर है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपका चतुर्भुज, इसलिए आप कह सकते हो इसे समीकरण एक हमने दे दिया। ओके, ये जो कोण है उसको समीकरण एक दे दिया और ये बराबर हो गए, समीकरण ये हम दे दिए दो। आप कह सकते हो बेटा देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दो नहीं दिख रहा, वो देखो चलो अब दिख गया होगा ना, हाँ अब दिख गया होगा। अब देखो यहां से हम कह देते हैं कि समीकरण एक और दो से, एक व दो से अगर भुजा देखो ये बराबर भी है और एकांतर कोण भी बराबर है तो ये होंगे ना चतुर्भुज, चतुर्भुज देखो बी सी डी ई, बी सी डी क्या होंगे, एक हम मान लेते क्या होंगे, सम चतुर्भुज होंगे, सॉरी समांतर चतुर्भुज होंगे। अब देखो समांतर चतुर्भुज हो सकते हैं, चतुर्भुज है जहां आप ऐसे लिख रहे जहां यफ ई जो है ई एफ क्या है, जहां लिख देना बाबू कि जो है ई एफ डी के क्या है, ई एफ और डी, एफ डी के क्या है, के संरेख है। संरेख का मतलब एक ही रेखा पर स्थित संरेख है, इसलिए कह सकते हो कि ई एफ जो पैरेलल होगा वो किसके होगा भैया, बी सी के होगा। किसके होगा, बी सी के होगा। दूसरा कंडीशन, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, देखो ये दूरी बराबर है, कोण बराबर है, तो अगर दूरी बराबर है कोण बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा बेटा, और ये कोण इस कोण के बराबर होगा तो ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। आपको पता है जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर रिवाइज करना होगा देख लेना, फिर से रिवाइज करके वीडियो को और स्क्रीनशॉट ले लिया करो। अब हम लोग चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छे से कह रहा है बेटा मेरे, देखो कभी कभी कुछ क्वेश्चन परेशान करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन परेशान कर रहे हैं बेटा तो इसका मतलब ये नहीं है हम उसको छोड़ दें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन परेशान कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम उसका साथ छोड़ दें। हमें जब तक ना आ जाए तब तक उस पर प्रयास करने चाहिए, क्योंकि भैया देखो सफलता इतनी आसानी से नहीं मिलती है, ठीक है। तो सफलता बहुत ही कठिन परिश्रम से मिलती है, ठीक, क्योंकि जीवन है कठिनाई होगी। कहते ना कि जब तक जीवन है कठिनाई होगी, ये एकदम तय है, क्योंकि मरने के बाद जलने तक का भी एहसास नहीं होता, आपको पता भी होगा। तो भैया जीवन मिला है तो कठिनाई तो होगी, हम लोग उस पर क्या करें, लड़े उस कठिनाई से, बार बार लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं आगे। देखो कह रहा है कि एक चित्र दिया है बेटा, ध्यान देना, एक चित्र ऐसे बना दिया है, और ध्यान से समझना, ऐसे एक चित्र बनाए हुए हैं
और कह रहे हैं कि ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री। सारे के सारे कितने बेटा, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। और ये जो त्रिज्या है वो 7 सेंटीमीटर है। ये क्या है, एक वर्ग है। तो बेटा ध्यान देना, ये हमसे कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल याद करो। बेटा ध्यान देना, ये छायांकित है इनका, ये पार्ट जो है इनका छायांकित है। इसी छायांकित भाग का कह रहे हैं कि आप बता दो, क्षेत्रफल बता दो कि इस जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल क्या होगा। घबराने की आवश्यकता नहीं है बेटा, ये देखो एक त्रिज्यखंड है, तो एक त्रिज्यखंड, दो त्रिज्यखंड, तीन त्रिज्यखंड और चार त्रिज्यखंड। आपके पास चार त्रिज्यखंड है और ये वो एक वर्ग है। अगर हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और इस पूरे वर्ग से इन चारों को घटा दें तो क्या बचेगा बेटा मेरे, यही बचेगा ना। हाँ तो देख लेते हैं। तो देखो यहां पे हम लोग देखते हैं, तो कहेंगे वृत्त की त्रिज्या बराबर, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r बराबर, देखो प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या r इज इक्वल टू दिया 7 सेंटीमीटर और वर्ग की भुजा बराबर, वर्ग की भुजा इज इक्वल टू कितना भैया, देखो 7 यहां तक ये हो गया और 7 ये, कुल मिला के कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर। कितना हो गया बेटा, 14 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग है एक ही लाइन में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, यहां लिख दे रहा हूं 4 गुणे वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके बेटा, तो देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है, माइनस 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होता है। आप देखना बेटा यहां से ध्यान से, थीटा इक्वल टू कितना दिया है, 90 डिग्री दिया गया है। अब थीटा 90 डिग्री दिया गया है और भुजा भी हमको सब कुछ पता है, तो हम क्या करेंगे देख लेते हैं। देखो ये हो जाएगा, भुजा की बात करते तो भुजा 14 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 90/360 और गुणे 22/7 पाई की वैल्यू है और 7 गुणे 7। बेटा ध्यान देना, 4 से काटोगे, सॉरी ये पहले काट दो, 4 9 36, 9 90 से 90 कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 14 का स्क्वायर करोगे 196 आएगा और माइनस 22 7 154 होता है। घटाओगे बेटा तो 6 में से 4 गए 2 बचेगा, 9 में से 5 गए 4 बचेगा, मतलब 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 42 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बेटा ध्यान देना फिर से, ये दिया है वृत्त की त्रिज्या दिया है, प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या कितनी दिया, 7 सेंटीमीटर दिया है और ये 7 और ये 7 जोड़ोगे हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, इसकी भुजा हो जाएगा, सबका त्रिज्या ये भी 7 है, ये भी 7 है, सब कुछ 7 है ना, चाहे जिस साइड वृत्त के देखो कि 7 ही होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल क्या कर देंगे, हम लोग घटा देंगे। तो वर्ग के क्षेत्रफल से आप जब 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जैसे घटाओगे, कितने त्रिज्यखंड, 4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो जैसे 4 गुणे हम लोग त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटाएंगे तुरंत यही बचेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक, तो ये आपका हो गया आंसर, कितना आ गया आपका 42 वर्ग सेंटीमीटर। ओके बेटा, अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। देखो अगला क्वेश्चन इसमें दिया है, ओ सॉरी एक क्वेश्चन आपका छूट गया है, एक क्वेश्चन आपका छूट गया, उसको भी हम लोग कर लेते हैं। दूसरा वाला छूट गया, ये बच्चा था तीसरा क्वेश्चन दूसरे का। अब देखो क्या कह रहा है आगे, ध्यान देना, कह रहा है कि यदि सेक 40 डिग्री, सेक 4 थीटा इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस 20, कह रहा कि जहां 4 थीटा न्यून कोण है, जहां 4 थीटा न्यून कोण है, बेटा न्यून कोण, जहां थीटा 4 थीटा आपका क्या है, न्यून कोण है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा ये आपको बताना है, मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा देखो ध्यान देना, सेक 4 थीटा कोसेक थीटा माइनस 20, तो सेक 4 थीटा है
तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉरी देख लेते हैं, फिर से मिला लेते हैं। हाँ, सेक 4 थीटा ही दिया है, तो पता है सेक को क्या लिख सकते हो, आपको पता है इसको लिख हम लोग सकते हैं। तो जैसा कि बेटा लाइट चली गई है, ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बाद में अगले वीडियो में देखेंगे। लाइट होती तो फिर आगे भी हम लोग देखते। तो जैसा कि देखो यहाँ पे देख लेना, थोड़ा एडजस्ट करना बाबू मेरे, ठीक है, क्योंकि एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा, ठीक। तो देखो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे सेक 4 थीटा, इसको हम लिख सकते हैं कोशेक 90 माइनस 4 थीटा, क्योंकि कोसेक 90 माइनस थीटा होता है, सेक थीटा होता है बाबू मेरे। तो ये हम लोग कर सकते हैं, इज इक्वल टू कोसेक दिया है कितना बाबू मेरे, थीटा माइनस 20। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक कोसेक थीटा थीटा, इसका मतलब कोसेक ए भी बीच में बराबर का चिन्ह है, तो इसका मतलब थीटा भी आपस में बराबर होगा। मतलब 90 माइनस 4 थीटा इज इक्वल टू होता है क्या, थीटा माइनस 20 हो जाएगा। तो भैया 20 को इधर लाओगे तो 90 और प्लस 20 और 4 थीटा को उधर ले जाओगे तो हो जाएगा थीटा और प्लस 4 थीटा। तो ये 4 थीटा और थीटा हो जाएगा 5 थीटा इज इक्वल टू 90 और 20 110। तो थीटा बराबर 5 से काटोगे तो 22, मतलब कितना डिग्री हो जाएगा बेटा, 22 डिग्री हो जाएगा। और 22 डिग्री जब 4 थीटा करोगे तो 22 चौक 88, और आपको पता है 88 भी क्या है बेटा मेरे, वो भी क्या है, न्यून कोड ही है, क्योंकि वो 90 से कम है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आप लोग बने रहो मेरे साथ। वीडियो समझ में आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करो, और ये तो करना ही भी अच्छा मेरे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आपका तो इतना कर्तव्य बनता ही कि आप इतना मेहनत करो। तो धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग मेरे साथ अभी तक जुड़े रहे। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का।